Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट. एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं EMRS, AWS एंड ऑल काइंड ऑफ TGT PGT एग्जामिनेशन एज वेल एज UPSC, UPPSC and all kind of state and central government one day examination के भी बैच रन कर रहे हैं. एंड क्लास प्ले ग्रुप टू 12th, राइट, ऑल सब्जेक्ट, इसकी भी सीरीज़ चल रही है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल एनी पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर कर दिए हैं, डाल दिए हैं. आप उन पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलते हैं, राइट. इट वाज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डियर. माई नेम इज़ अर्चना पांडे मैम and my educational qualification is MA in Economics, B.Ed as well as CTET qualified, having more than 15-year experience in teaching, right, in government and non-government institutions, schools also, right, and KVS also. And this experience will help you to enhance your personality, groom your career, right. So आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड बेशक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे बढ़ते हैं साथ मिलके, राइट. सबका साथ सबका विकास. सो आज हम इंटरनेशनल ट्रेड पे डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के मध्य समानताएं निम्न में से किन बिंदुओं में से है? वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, राइट. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न कारकों से एक पृथक सिद्धांत समझा जाता है. किंडलबर्गर. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक दशा है. यह कथन ओहलिन का है. देश के अंदर और विभिन्न देशों के उत्पादन के साधन की गतिशीलता में अंतर किस प्रकार का होता है? अंश का. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार लागतों का सापेक्ष अंतर, लागतों में निरपेक्ष अंतर. यदि आगरा में बना हुआ जूता दिल्ली या मथुरा में बेचा जाता है तो इस व्यापार को किसके अंतर्गत रखेंगे? आंतरिक व्यापार. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक रिकार्डो हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी संभव है जब दोनों देशों की उत्पादन लागतों में अंतर होता है. दो देश दो वस्तुओं की स्थिति में जब प्रत्येक देश एक देश वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन व्यय में इस अंतर को निरपेक्ष अंतर कहते हैं. जब एक देश को दूसरे देश पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होता है किंतु श्रेष्ठता उत्पादन की लागत की दृष्टि से समान नहीं होती तो इसे कहते हैं लागतों में तुलनात्मक अंतर. रिकार्डो के अनुसार एक देश के अंदर तो समान योग्यता या क्षमता वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती है किंतु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी दर एक समान नहीं होती क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक देश के अंदर गतिशील रहते हैं. तुलनात्मक लागत लाभ के फलस्वरूप विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है. रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है. दोनों देशों में उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है. श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है. श्रम की इकाइयां समान होती हैं. अवसर लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री हैबरलर. लागत समता नियम के अंतर्गत दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में पूर्ण विशिष्टीकरण उत्पन्न हो जाएगा. विशिष्टीकरण केवल निम्न स्थिति में ही संभव है: बढ़ती हुई लागत. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत
अशास्त्री हेबर्लर ने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? अवसर लागत प्रमेय। घटती लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कन्वेक्स होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की है हेक्सर होलिन ने। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण साधन संपन्नता की विभिन्नता के कारण वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य में अंतर, सापेक्षिक साधन प्रचुरता के मापन का आधार, कीमत आधार, भौतिक आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा साधनों का मूल्य अंततः बराबर हो जाता है। किस प्रकार की व्यापार शर्तों से आशय आयात कीमतों और निर्यात कीमतों के अनुपात से है? शुद्ध वस्तु व्यापार शर्तें। आयगत व्यापार शर्तें मालूम करने का सूत्र OM1 = PX1 × OX1/PMI। देश की आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? आय व्यापार शर्त। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की वृद्धि व्यापार शर्त को अनुकूल बनाती है। द्विघटकीय व्यापार शर्त सम्मिलित होती हैं, आयात और निर्यात के कीमत सूचकांकों को सम्मिलित करती हैं, आयात और निर्यात के उत्पादकता सूचकांकों को। राइट। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है क्योंकि विशिष्टीकरण साधनों का आवंटन अनुकूलतम बना देता है। दो देशों के बीच लागत अनुपात का बढ़ता स्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को बढ़ाता है। ओहुलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक मात्रा में लाभ उन देशों को होता है जहां आरंभ में साधनों की कीमतें कम होती हैं। देश का आंतरिक लागत ढांचा विश्व विनिमय अनुपात से जितना अधिक असमान होगा, व्यापार का लाभ उतना ही अधिक होगा। धन से सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कथन एडम स्मिथ का है। निम्न में से कौन से तर्क संरक्षण के पक्ष में हैं और कौन से स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में? राष्ट्रीय स्वावलंबिता संरक्षण के पक्ष में है। जब सरकार विदेशी व्यापार को अपने हाथ में लेती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे राजकीय व्यापार कहते हैं। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत थोड़े से कर लगाए जाते हैं किंतु इनका उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है। स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाने पर वस्तुओं साधनों के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निम्न में से स्वतंत्र व्यापार का लाभ नहीं है। शिशु उद्योग संरक्षण। संरक्षण की नीति के अंतर्गत विदेशों से आने वाले माल पर लाइसेंस कोटा प्रणाली द्वारा रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। आयतों पर कर लगा दिया जाता है। कुछ उद्योगों को सरकारी उपादान दिए जाते हैं। प्रशुल्क से आशय वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से है। वह शुल्क या कर जो वस्तु की माप तौल तथा संख्या के आधार पर लगाया जाता है उसे विशिष्ट शुल्क कहते हैं। प्रशुल्क के फलस्वरूप वस्तु की कीमत बढ़ती है, आयात कम होते हैं, स्वदेशी उत्पादन बढ़ता है। उपरोक्त सभी एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत घटती है। आयात अभ्यंश एक उपकरण है संरक्षण का जो अभ्यंश आयातकर्ता निर्यातकर्ता के विचार विमर्श द्वारा पारस्परिक समझौते के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। वे द्विपक्षीय अभ्यंश हैं। प्रशुल्क एवं कोटा आपस में पूरक होते हैं। आयात अभ्यंश के फलस्वरूप उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है, उपभोग में कमी आती है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्टाव कैसल ने दिया था। मैंने बताया था ना आपको, ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट गुस्टाव कैसल ने दिया था। और अकॉर्डिंग टू ट्रिपल पी हमारी इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी है एंड अकॉर्डिंग टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम एज पर कैपिटा इनकम हमारा जो है फिफ्थ इकोनॉमी है। राइट, इंडिया। भुगतान संतुलन में विनिमय भुगतान द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी
यदि विदेशी बैंक देश के बैंकों के ऊपर बड़ी मात्रा में साख पत्र जारी करें। राष्ट्रपादन तभी संभव है जब विश्व बाजार में मांग की लोच अधिक व आंतरिक बाजारों में मांग की लोच कम हो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? डंपिंग जो है, डंपिंग क्या होगा? तभी पॉसिबल है जब जो है विदेश में जो है मांग की लोच ज़्यादा हो और घरेलू क्षेत्र में मांग की लोच कम हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत जो है किस मान्यता पर आधारित है? श्रम की सभी इकाइयाँ समान हो, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, श्रम के रूप में लागत को व्यक्त किया जा सकता है। विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत में बना सके। एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाने के लिए किस प्रकार की लागत ली? निरपेक्ष लागत अंतर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा एक्सटेंट ऑफ गेन दोनों देशों के उत्पादन व्यय में अंतर पर निर्भर करती है। मूल्य का श्रम सिद्धांत की मान्यता समान श्रम इकाइयाँ हैं। विकासशील देशों की अधिकांशतया यह शिकायत रहती है कि क्या शिकायत रहती है? विकासशील देशों की उनकी व्यापार शर्तों में गिरावट आ रही है, उनकी निर्यात उपलब्धियां या परिसंपत्तियां बहुत अस्थिर हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक अवस्था विकसित देशों के हितों का ही संरक्षण करती है। विश्व व्यापार संगठन गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भुगतान संतुलन के वितरण के प्रारूप में वस्तुओं का आयात विदलन डेबिट पक्ष का मद है। मुद्रा अवमूल्यन तब माना जाता है जबकि अवमूल्यन करने वाले देश निर्यातों की विदेशी मांग लोचदार है। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्न में से क्या कमियां हैं? तो कौन सी कमी है? रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। मुक्त व्यापार की कल्पना इन्होंने की है, परिवहन लागतों की उपेक्षा की है और पूर्ण रोजगार की अवधारणा का कॉन्सेप्ट दिया है। ये सारी चीज़ें यही कमियां हैं, ठीक। एंड आयात कर लगाने या इसमें वृद्धि करने से विदेशी वस्तुएं देश में महंगी हो जाती हैं, इसकी मांग कम हो जाती है और आयात घट जाता है। निम्न में से कौन सी मद भुगतान की डेबिट मद नहीं है? विदेशों से प्राप्त उपहार। तो डेबिट मद कौन सा है? वस्तुओं का आयात डेबिट है। क्यों? क्योंकि हम आयात करेंगे तो जो है हमारे यहाँ से पैसे जाएंगे, क्रेडिट नहीं होंगे, जाएंगे, राइट। वस्तुओं का आयात करेंगे, सेवाओं का आयात करेंगे तो हमारे यहाँ से डेबिट होगा। विदेशियों द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियाँ, ठीक, ये डेबिट मद में आते हैं, लेकिन विदेशों से प्राप्त उपहार क्रेडिट में आता है। क्लियर? हैक्सर-ओलिन मॉडल में साधन की पर्याप्तता को परिभाषित किया गया है साधनों की वास्तविक उपलब्धता द्वारा, साधनों की कीमतों द्वारा। यदि उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा है तो वह बताती है कि वस्तुओं की स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन दर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सापेक्षिक साधन उपलब्धता के विचार को देने का श्रेय बर्टिल-ओलिन को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार शेष का संबंध माल के निर्यात और आयात से होता है। आईएमएफ को आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा दी गई है, जोकोब्सन ने दिया। आईएमएफ को आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा किसने दी? जोकोब्सन। भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं दृश्य अदृश्य मदों का। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। किसी देश के आयात निर्यात के अंतर को कहा जाता है व्यापार संतुलन। भुगतान संतुलन का साम्य किस देश का प्रतीक है? आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता का। भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है ब्याज की देय राशि उससे प्राप्त आय से कम हो, आयात निर्यात से अधिक हो। जब चालू खाते में
जमा नाम पक्ष अधिक रहता है तो भुगतान संतुलन होगा अनुकूल। मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। आईएमएफ कब हुई? आईएमएफ की स्थापना 1944 में। आईएमएफ के साथ एक और किसका, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का की स्थापना हुई थी हमारी, बताइए? डब्ल्यूटीओ या फिर वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक की, राइट। अब ये बताइए डब्ल्यूटीओ की स्थापना किसके जगह पर किया गया? गैट के। ये छोटी छोटी बातें आप रिलेट करके ज़रूर करो। ये मतलब आप खुद जब चलते हो फिरते हो, खाना बना रहे हो, आप जो है कहीं जा रहे हो आ रहे हो, आप अपने आप से ही क्वेश्चन करो ये चीज़ें, ठीक। और इन्हीं का आंसर देने की कोशिश करो। आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उसको जाके फिर से बुक्स खोल के आप देखिए, वीडियोस, अगर आपको वीडियोस में आंसर दिए गए वीडियोस खोल के देखिए। इस तरह से करके आप अपने आप को आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, विनिमय नियंत्रण को बढ़ाना। मुद्रा कोष देता है, क्या देता है? मौसमी ऋण देता है, ठीक। आईएमएफ संकटकालीन ऋण देता है, स्थायित्व ऋण देता है। जब कोई देश मुद्रा कोष के ऋणों को चुकाता है तो उसे क्या कहते हैं? पुनः क्रय कहते हैं। संरचनात्मक समायोजन सुविधा मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध की गई वर्ष 1986 में, ठीक। संरचनात्मक समायोजन सुविधा मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध की गई 1986 में। संरचनात्मक समायोजन सुविधा किसने स्टार्ट किया? आईएमएफ ने 1986 में। भारत किस वर्ष मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य बना? 1945 में, 1945 में। तो आईएमएफ का अभी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1944 में। और 44 के एक साल बाद ही, यानी 45 में ही जो है हमारा इंडिया आईएमएफ का संस्थापक सदस्य बना था, ठीक, 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है अस्थायी संतुलन दूर करने के लिए, ठीक। आईएमएफ का प्रमुख कार्य दुर्लभ मुद्रा की राशनिंग करना, प्राविधिक सहायता देना, देशों को पुनः क्रय की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना। भारत विश्व बैंक का सदस्य बना 1945 में। विश्व बैंक देशों को ऋण देता है अपने कोष से उधार ली गई पूंजी में से, दोनों। वही देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है जो सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता का कारण विकसित अर्धविकसित देशों के बीच बढ़ती खाई, विदेशी ऋण का भार, वित्तीय साधनों की कमी। यूरोपीय संघ के 12 राष्ट्रों में एकीकृत मुद्रा यूरो का चलन किया गया 1 जनवरी 2002 में। विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन 2001 में किया गया। भारत द्वारा आयातों से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा बजट नीति 2001-2002 में की गई। देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जब जानबूझकर कम किया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। टर्म्स जरूर याद करना है, स्पेशली इंग्लिश में याद करना, ठीक, बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरे इंग्लिश के भी सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, हिंदी का इसलिए कर रही हूँ, दोनों ज़रूरी हैं, ठीक। मेरा मकसद है कि एग्ज़ामिनेशन मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाई हो। एज़ यू नो हमारा मीडियम जो हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, तो लैंग्वेज हमारा बैरियर न बने। और जब मैंने इंग्लिश भी आपका इंग्लिश का सीरीज़ लिया था तब भी बहुत ही सिंपल और इजी इंग्लिश था, और हिंदी का भी सीरीज़ ले रहे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक। तो दोनों भाषाओं में अपना जो है अध्ययन कीजिए, और आप जो है अपनी लैंग्वेज को अपने करियर में बैरियर मत मानिए, ठीक। मजबूती मानिए कि आप जिस भी भाषा में खड़े हो जाइए स्पीच देने के लिए, दोनों में दे दीजिए। चलो, बहुत हो गया भाषण। देश के मुद्रा का बाह्य मूल्य जानबूझकर कम किया जाता है, अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन देश की मुद्रा में कमी की जाती है आंतरिक कीमत में। देश की मुद्रा में कमी की जाती है आंतरिक कीमत में। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई थी 1 मार्च 1990।
भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता लागू की गई 1 मार्च 1992 में। आंशिक परिवर्तनीयता, ठीक, आंशिक परिवर्तनीयता 1 मार्च 1992। उदारीकृत विनिमय प्रणाली 1 मार्च 1990। दीज आर फैक्ट्स, और फैक्ट्स को रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, रट डालो इसको। स्पेशली यूपीएससी वगैरह में तो हमारे जो है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस या स्टेट लेवल के पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और फैक्चुअल्स आपको पता है डेटाज पर बेस्ड होते हैं, तो इनको रटना ज़रूरी है। भारत में व्यापार खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता 1995 में की गई। ध्यान से सुनो, आंशिक परिवर्तन की बात तभी हम की थी। आंशिक परिवर्तन हमारा 1992 में किया गया था, और पूर्ण परिवर्तन 94-95 में किया गया, ठीक। उत्पादन के साधनों में गतिशीलता के अभाव के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न देशों के मजदूरों की मजदूरी एवं ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? व्यापार की शर्तों से, लागतों के तुलनात्मक लागत से, विक्रय संगठन की क्षमता से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उत्पादन के साधन एक देश में गतिशील एवं विदेशी स्तर पर गतिहीन हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब संभव नहीं होगा जब दो देशों में उत्पादन से भावना वक्र होती है। समान ढाल, ठीक, समान ढाल वाली। जब उत्पादन संभावना वक्र जो है समान ढाल वाली होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो कब होगा? जब असमान ढाल हो, क्षैतिज हो और लंबवत हो। क्लियर? बहु विनियोग गारंटी अभिकरण यानी मीगा, ठीक, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किससे जुड़ा है? विश्व बैंक समूह से। स्वर्णमान वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों के उच्चावचन की सीमाएं निर्धारित होती हैं स्वर्ण निर्यात तथा आयात बिंदुओं के बीच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के संदर्भ में असंगत कथन अंकित करें। राजनीतिक हस्तक्षेप इससे बढ़ता है। भौतिक मापदंड में एक देश दूसरे देश की तुलना में तब पूंजी प्रधान होता है जबकि पूंजी श्रम अनुपात दूसरे देश से तुलनात्मक रूप से अधिक हो। ओहुलिन के मूल्य मापदंड के आधार पर एक पूंजी प्रधान देश तब होता है जबकि उस देश में पूंजी सस्ती हो, उस देश में श्रम महंगा हो। निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है? बचत का बजट। अवशोषण विधि के प्रतिपादक अलेक्जेंडर हैं, ठीक। ऑब्जर्वेशन, ये जो है थ्योरी जो है ऑब्जर्वेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? अलेक्जेंडर ने। स्टॉपलर समीकरण प्रमेय के अनुसार प्रशुल्क लगाने पर संपन्नता वाले साधन की वास्तविक आय घटती है। पूर्ण विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में संभव हो सकता है। लागत समता की स्थिति में। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की टॉजिंग ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए मार्शल ने प्रस्तुत किया देय वक्र। देय वक्र का मतलब ऑफर कर्व। इंग्लिश में ही रटना मेरे जिगर के टुकड़ों। अब बताओ, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रेसिप्रोकल सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप जो है फाइंड आउट कीजिए पिछले जाके वीडियोस से, ठीक है ना। सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपके सारे फैक्ट्स आपके इकोनॉमिक फैक्ट्स के रूप में, इकोनॉमिक करंट अफेयर के रूप में आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। उस सीरीज़ को जाके देखिए, ठीक। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हैवर्लर है, बाकी दोनों आप बताइए, रेसिप्रोकल डिमांड एंड सप्लाई। हैवर्लर के अनुसार बढ़ती लागत के अंतर्गत आंशिक विशिष्टीकरण संभव है। सार्वजनिक व्ययों में कटौती से भुगतान संतुलन की विपक्षता कम हो जाएगी। अवमूल्यन का लाभ
वही देश उठा सकता है जिसके पास निर्यात योग्य माल हो, जिसके निर्यात की मांग कीमत लोचदार हो, जिसकी आयात कम लोचदार हो। उपरोक्त सभी। लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असामान्य यानी डिसइक्विलिब्रियम स्वतः ही सही हो जाता है। अवमूल्यन हो सकता है। अवमूल्यन जो है मुद्रा की सॉरी दिमाग खराब हो रखा है मेरा, जस्ट वेट। हाँ देखो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असामान्य यानी डिसइक्विलिब्रियम अपने आप ठीक हो जाता है। किसके द्वारा? अवमूल्यन के द्वारा। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता का निर्धारण टोकरी मुद्राओं में होता है। रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा? उपयोगिता व्यापार शर्त। मुक्त व्यापार की नीति उस समय वैध होती है जब वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो। परम अनुग्रहित राष्ट्रीय व्यवहार मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट संबंधित है प्रत्येक देश को प्रत्येक देश द्वारा परम अनुग्रहित राष्ट्र व्यवहार। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, अथवा यूरोपीय साझा व्यापार ECM की स्थापना 1977। ध्यान से सुन लो, EEC और ECM यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय साझा व्यापार, इनका 1977 में 1977 में जो है इनकी स्थापना हुई। ट्रिप्स के अंतर्गत क्या आता है? कंप्यूटर प्रोग्राम आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है। ट्रिप्स के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम, पेटेंट, कॉपीराइट। कॉपीराइट का सबसे बड़ा एग्जांपल जो मुझे एहसास हुआ यूट्यूब पर, जब वीडियोस अपलोड करते हैं, राइट, तो नेचुरल सी बात है, मैं सिंगिंग, जैसा कि आप जाओगे प्लेलिस्ट पे देखोगे तो सिंगिंग का भी वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं स्टार मेकर्स पे सिंगिंग भी करती हूँ, तो वहाँ से जब मैं अपलोड सिंगिंग कर रही हूँ, वॉइस तो मेरी है बट नेचुरल सी बात है कंपोज़र का है, ठीक है ना। वो म्यूज़िक जब आ रहा है, उसका वीडियो बन रहा है, तो उसको हम अपलोड कर रहे हैं, तो कॉपीराइट का कुछ कंपनीज कॉपीराइट डाल देते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है ना, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। तो कॉपीराइट यही होता है। कॉपीराइट क्या होता है हमारा? कंप्यूटर प्रोग्राम, पेटेंट, कॉपीराइट। कॉपीराइट स्पेसिफिक आपने म्यूज़िक कोई चीज़ इस तरह से कोई भी चीज़ आप किया है तो आप कॉपीराइट उसमें होता है, ठीक है ना। एंड स्वर्ण बिंदु स्वर्णमान में स्वर्ण आयात की निम्न दर, स्वर्णमान में स्वर्ण निर्यात की उच्चतम दर, ठीक, ये दोनों हैं, आयात की निम्न दर और निर्यात की उच्चतम दर। ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्वर्ण विनिमय मान पर आधारित थी। ब्रेटन वुड्स जो है स्वर्ण मान पर आधारित थी। मूल्यांतर यानी आर्बिट्रेज ऑपरेशन का संबंध दो अलग अलग बाजारों में क्रमशः क्रय और विक्रय से है। तटकर लगाने से जब देश के बेरोजगार लोग विदेशों में रोजगार हेतु जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीति। ध्यान से सुन लो, तटकर लगाने से जब देश के बेरोजगार लोग विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीति। द्वैध रक्षण हेडगिंग से आशय विदेशी विनिमय के जोखिम को दूर करना या कवर करना। टैरिफ का लाभ तभी मिलता है जबकि आयातों की मांग लोचदार हो, देश में विदेशी वस्तुओं के प्रतिपादक उद्योग हों, अन्य देश
विरोधी स्वरूप टैरिफ न लगाएं। भुगतान शेष असंतुलन को दूर करने के मौद्रिक उपायों में कौन सा उपाय नहीं होता, तो कौन सा होता है ये देख लो। मुद्रा संकुचन होता है, विनिमय नियंत्रण होता है और अवमूल्यन होता है। ठीक, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए जो है आयात पर प्रतिबंध मौद्रिक उपाय नहीं है। राइट। अग्रिम सौदों का मुख्य कारण क्या है? कीमतों में वृद्धि होना। अग्रिम सौदों का मुख्य कारण कीमतों में वृद्धि होना। अवमूल्यन के पहले सिद्धांत को कहते हैं लोच सिद्धांत। निर्यात प्रधान विकास से एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ देश का कभी हित नहीं होगा यदि निर्यात की मांग नहीं है। ऋणों के भुगतान गारंटी देने पर विश्व बैंक लेता है कमीशन। WTO को भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक नीति हेतु किसके साथ सहयोग करके चलना है? IMF और IBRD। भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया 1991 में। सुपरस्टार ट्रेडिंग गृह को आरंभ किया गया 1 अप्रैल 1994 को। WTO के तहत 31 मार्च यानी 31 मार्च 2000 यानी 2000 तक मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया गया 714 वस्तुओं से। ये 2000 तक का था। अब आप करंट 2023 का बता दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम 23 में देने जा रहे हैं। राइट। आयात प्रतिस्थापन नीति के हेतु जून 1997 में गठित की गई, क्या की गई? अग्रवाल समिति। अगस्त 1998 में फेरा के स्थान पर क्या लाया गया? फेमा। तो फेमा कब आया? 1998 में आया। किसकी जगह पे आया? फेरा की जगह पे। अब फेरा और फेमा का फुल फॉर्म बता दीजिए और जो है ये बताइए कि जो है फेरा, अगर फेमा 1998 में आया तो आप जो है बताइए कि हमारा फेमा कब आया। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। राइट। अच्छा, ये चीज़ें आप मतलब बताने का मतलब है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? पीछे जाके प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, फैक्ट्स के रूप में, इकोनॉमिक फैक्ट्स के रूप में। राइट। रंगराजन समिति का गठन किया गया भुगतान संतुलन के लिए। राइट। अब हमारा इसके बाद आर्थिक विकास एवं समृद्धि है। मैं देखना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर नहीं है डियर, हैं, बहुत हैं, मोर देन आई थिंक 170 टू 200 तक हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे आती हूँ। राइट डियर। एंड सो माय स्वीट हार्ट, माय डियर ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मदमस्त रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। यस ऑफ कोर्स जुड़े रहिए अर्चना इकोनॉमिका प्लेटफॉर्म के साथ, जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। एंड अपने करियर को ग्रूम दीजिए और एक अच्छे मकाम पर ले जाइए। राइट। लव यू ऑल गाइज।